नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी 27 न्यूज और मैं हूं आपके साथ आर्या चतुर्वेदी। उत्तर प्रदेश में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे उत्तर प्रदेश की खबरों से। खबर मैनपुरी से है, जहां सुल्तानगंज गांव के कार्यकर्ता सम्मेलन में डिंपल यादव पहुंची, जहां उन्होंने बीजेपी के द्वारा मैनपुरी लोकसभा में प्रत्याशी उतारने में देरी को लेकर कहा कि यह बीजेपी का विषय है, लेकिन समाजवादी पार्टी पूरी तरीके से तैयार है। ये तो बीजेपी का पार्टी का विषय है, मैं समझती हूँ, लेकिन समाजवादी पार्टी पूरी तरह से तैयार है मैनपुरी सीट के लिए चुनाव लड़ने के लिए। राहुल गांधी के बयान पे राजनीतिक घमासान मचा हुआ है। उन्होंने बयान दिया था, उसको नारी शक्ति से जोड़ के प्रधानमंत्री जोड़ती, उसका एडवांटेज उठा रही है। कैसे देखती है समाजवादी पार्टी इस तरह की राजनीति को? मुद्दों से भटकाने वाली राजनीति हो रही है। आज उत्तर प्रदेश में महिलाओं की क्या हालत है हम सभी जानते हैं। रोज़ 6 महिलाओं के साथ रेप हो रहा है, शारीरिक उत्पीड़न हो रहा है, रोज़ हत्याएं हो रही है। एनसीआरबी के आंकड़े अगर आप निकालेंगे, मैं आपसे कहना चाहूँगी कल आप छापे भी एनसीआरबी के आंकड़े कि उत्तर प्रदेश में लगातार महिलाओं के साथ क्राइम बढ़ रहा है और लगभग 50% महिलाओं के साथ क्राइम बढ़ गया है उत्तर प्रदेश में। अब खबर चंदौली से है, जहां डीएस और एसपी ने, आपको बता दें कि डीएम और एसपी ने पुलिस लाइन में पीस कमेटी की बैठक की और वहीं डीएम ने कहा कि बिना परमिशन के कोई भी आयोजन नहीं होगा और साथ ही उन्होंने कहा कि आदर्श आचार संहिता के लागू नियमों का पालन अनिवार्य है। शांति बनाए रखने पर प्रशासन विशेष ध्यान दे रहा है। हर वर्ग हर समस्याओं पर चर्चा की जा रही है। आज हम लोग यहाँ पुलिस लाइन सभागार में आए थे और यहाँ पर हम लोगों ने पीस कमेटी की मीटिंग की है। कप्तान साहब भी उपस्थित थे, सभी हमारे सीओज और मजिस्ट्रेट्स, सभी जो हमारे थाना प्रभारी वो भी मौजूद रहे। इसके साथ साथ धर्मगुरु मौजूद रहे और क्षेत्र की जनता भी यहाँ पर मौजूद थी। आने वाला महीना जो है वो सेंसिटिव है इस दृष्टिकोण से कि चुनाव की आचार संहिता भी लगी हुई है, साथ ही साथ रमज़ान का महीना चल रहा है और इसी समय के दौरान आने वाले कुछ ही दिनों में होली का पर्व भी हमें लोगों को मनाना है। आगामी त्योहारों को देखते हुए आज डीएम महोदय और मेरे और अन्य प्रशासनिक और पुलिस अधिकारियों द्वारा जो जनपद के संभ्रांत लोग हैं और जो धर्मगुरु हैं, सभी धर्मगुरुओं के साथ संवाद स्थापित किया गया है और उनके द्वारा आश्वस्त कराया गया है कि दोनों त्योहारों को सौहार्दपूर्ण और शांतिपूर्ण तरीके से मनाया जाएगा। साथ ही प्रशासन और पुलिस की हमारी जो व्यवस्थाएं हैं वो ये हम लोग ये सिक्योर करेंगे कि सेफ़, सिक्योर और पीसफुल तरीके से और सौहार्दपूर्ण वातावरण में हम इन त्योहारों को संपन्न कराएं और किसी भी तरह का यदि कोई तत्व, शरारती तत्व किसी तरह की शांति व्यवस्था को भंग करने। और सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर सामने आ रही है। कैसरगंज से बीजेपी सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह का नाम तय हो चुका है। कैसरगंज लोकसभा सीट से बीजेपी ब्रजभूषण शरण सिंह को एक बार फिर से अपना प्रत्याशी घोषित कर सकती है। देवी पाटन मंडल सहित कई जिलों में मजबूत पकड़ के चलते ब्रजभूषण को टिकट मिल सकता है और बीजेपी आज अपनी सूची जारी कर सकती है और उसमें देखने वाली बात यह होगी कि क्या ब्रजभूषण पर एक बार फिर से बीजेपी अपना विश्वास बनाए रखेगी या नहीं। और यूपी के बदायूं के सिविल लाइंस की मंडी चौक से हुई डबल मर्डर की वारदात से हड़कंप मच गया है। सैलून संचालक ने 2 नाबालिग बच्चों को तलवार से काटकर मौत के घाट उतार दिया। हत्याकांड के कुछ ही देर बाद हरकत में आई पुलिस ने हत्याकांड के मुख्य आरोपी जावेद को मुठभेड़ में मार गिराया। मामले की जानकारी देते हुए पुलिस ने बताया कि हत्याकांड के मुख्य आरोपी पुलिस की जवाबी कार्रवाई में मारा गया। उसी ने तो बताई थी हमें। आन क्या साल का है? आन 6 साल का हुआ है। तो कुछ पता चल पा रही कि किस वजह से मारा है? कुछ नहीं पता, हम कोई दुश्मनी थोड़ी थी ना। कोई तंत्र विद्या तो नहीं थी उसकी? हमें बताया नहीं। वो तो बाल काटता था, सभी के बाल, पूरी कॉलोनी बाल काटता था। क्या पता बुला के ले गया वो ऊपर को। क्या ब्लड भी पिया था उसने? ब्लड भी पिया था क्या? हमें कुछ पता नहीं। तो 2 बच्चों को काट दिया? 2 को काट दिया, तीसरे को मारना चाह तो हमें भी काट देता सबको।
तो क्या घर में आया था आपके? क्या घर में तो आया बताना नहीं मैं घर पड़ोस में उसकी नाई की दुकान नाई की दुकान पकड़ है दुकान। आज सायंकाल एक व्यक्ति द्वारा जो 2 बच्चों की नृशंस हत्या कर दी गई और एक बच्चा घायल है, उसको लेकर के यहाँ पर हम लोग आए हैं। पुलिस बल चार सतर्क लगा हुआ है और अभियुक्त के विरुद्ध कार्रवाई की जा रही है और उसको जो है यहाँ पर शांति व्यवस्था बनाने के लिए सभी लोगों को समझाया बुझाया जा रहा है और परिवार के लोग भी चौकी मौजूद हैं। इसे तहरीर लेकर के एफआईआर दर्ज की कार्रवाई की जाएगी। और खबर बागपत से है, जहां चुनाव अधिसूचना जारी होने के जिला प्रशासन की कड़ी कार्रवाई की है और आचार संहिता नियमों के तहत चेकिंग के दौरान 1.5 करोड़ नकदी बरामद की गई है। बता दें कि नकदी का कोई रिकॉर्ड व्यक्ति ने नहीं दिखाया और जिस कारण पुलिस ने कार्रवाई करते हुए व्यक्ति पर कार्रवाई की है और व्यक्ति का नाम अनिल कुमार बताया जा रहा है, जो दिल्ली का निवासी है। वो 1.5 करोड़ रुपए लेकर शामली जा रहा था। वहीं आबकारी विभाग और इनकम टैक्स की टीम ने नकदी को सीज कर दिया है। साथ ही अधिकारी नकदी से चुनाव का लिंक खंगाल रहे हैं। सोलह मार्च 2024 से भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जो आदर्श आचार संहिता के प्रावधान लागू किए गए हैं, इसी क्रम में जो बागपत लोकसभा क्षेत्र है उसमें भी ये प्रावधान लागू हैं 16 मार्च से। और हमारी उसके क्रम में बहुत सारी विभिन्न टीमें हैं जो बॉर्डर चेक पोस्ट पे या सत्यापन करती हैं कि किसी भी प्रकार से कोई भी व्यक्ति भारत निर्वाचन आयोग के मानकों के उल्लंघन में कोई कार्य ना करे। इसी क्रम में 18/19 मार्च की रात में जो हमारा निवाड़ा चेक पोस्ट है जो हरियाणा और यूपी के बॉर्डर पर भी पड़ता है, वहाँ पर एक गाड़ी की आकस्मिक चेकिंग में उसमें करीब 1.5 करोड़ रुपए का अनअकाउंटेड कैश हमें वहाँ पे मिला, जिसके बारे में उस गाड़ी के जो स्वामी थे मिस्टर अनिल कुमार, वो कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दे सके। वो ये नहीं बता सके कि इतना बड़ा कैश उनके पास कैसे आया। उन्होंने ये बताने की कोशिश की शायद उन्होंने कोई डील करी है जमीन इत्यादि की, परंतु ऐसा इतना बड़ा कैश भारत निर्वाचन आयोग के मानकों के विपरीत है। चूंकि 50,000 रुपए से अधिक का कैश लेकर चलने के लिए एक सफिशिएंट डॉक्यूमेंट्स, एक एक्सप्लेनेटरी डॉक्यूमेंट होना मस्ट है। और फरुखाबाद में तेज रफ्तार ट्रैक्टर ने बाइक सवार को टक्कर मार दी। हादसे में गंभीर रूप से घायल 2 बाइक सवार युवकों की मौके पर मौत हो गई। सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी है। ये ट्रैक्टर आ रहा था बहुत तेजी से, ट्रैक्टर ने टक्कर मार दी, इसी से एक्सीडेंट हुआ है। जो खत्म हो गए इनके क्या नाम है दोनों लोगों का? उनका एक का नाम है उत्कर्ष, एक का नाम है शिवम। पिता क्या नाम है इनके दोनों लोगों के? पिता का नाम पिता का नाम फौजी, पप्पू फौजी और उनका चौहान, सुरेश चौहान। हाँ जी। ट्रैक्टर भाग गया, पकड़ गया? ट्रैक्टर भाग गया, वहाँ चित्रकूट के आगे पकड़ गया। 100 नंबर वाली गाड़ी ने पकड़ लिया, 112 वाली पकड़ा हो भाई, पकड़ के लो। बरेली में तौकीर रजा मामले की सुनवाई नहीं हो सकी है। पुलिस तौकीर की गिरफ्तारी के लिए लगातार दबिश दे रही है और तौकीर रजा अभी भी फरार चल रहा है। साल 2010 में हुए दंगे के आरोपी शाहरुख के कोर्ट बदलने की जिला अदालत में याचिका दायर की गई थी और जिला जज के यहां फाइल तलब करने की वजह से आज सुनवाई टल गई है। तो आपको बता दें कि तौकीर रजा मामले पर सुनवाई नहीं हो सकी है और तौकीर रजा अभी भी फरार है। फिलहाल पुलिस लगातार दबिश दे रही है तौकीर रजा को गिरफ्तारी के लिए और तौकीर रजा मामले में सुनवाई कल टल गई है और कोर्ट बदलने की याचिका की वजह से सुनवाई टल गई है, लेकिन तौकीर रजा की तलाश लगातार पुलिस कर रही है। तौकीर रजा अभी भी फरार बताया जा रहा है और इस मामले में सुनवाई होनी थी लेकिन सुनवाई किसी वजह से टल गई। बताया जा रहा है कि कोर्ट बदलने की याचिका पर सुनवाई टल गई है और तौकीर रजा अभी भी फरार है, जिसकी तलाश लगातार पुलिस कर रही है। तौकीर रजा मामले में सुनवाई होनी थी लेकिन कोर्ट बदलने की याचिका पर सुनवाई टल गई है और एक तरफ सुनवाई होनी थी, दूसरी तरफ तौकीर रजा की फरारी को लेकर पुलिस लगातार दबिश दे रही है। हर जगह तौकीर रजा की तलाशी की जा रही है। आपको बता दें कि तौकीर रजा मामले में सुनवाई टल गई है।
लखीमपुर खीरी के मितौली ब्लॉक में तैनात ग्राम पंचायत अधिकारी अरुणा ध्वज मिश्रा का एक फोटो पिस्टल लहराते हुए सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वायरल फोटो को डीपीआरओ ने गंभीरता से लिया है और इस मामले की सूचना डीएम को देते हुए आरोपी से स्पष्टीकरण मांगा है। झांसी में लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर प्रशासन ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। पुलिस लगातार चेकिंग अभियान चला रही है और इसी के साथ पुलिस लोगों को मतदान के लिए प्रेरित कर रही है। तो आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव की तैयारियां लगातार पुलिस प्रशासन की तरफ से की जा रही है और साथ ही लोगों को मतदान के लिए प्रेरित भी किया जा रहा है और संदिग्ध वाहनों की लगातार पुलिस प्रशासन चेकिंग कर रही है। आज सर किस उद्देश्य से ये चेकिंग चलाई जा रही है और क्या किस तरीके से क्या कुछ कार्रवाई हुई है? ये लोकसभा की चुनाव की आचार संहिता लागू हुई है। शासन द्वारा जो एफएसटी टीमों का गठन किया गया है, ये 8 घंटे की 3 शिफ्टों में जांच हो रही है। कोई भी मतलब आदमी आचार संहिता का उल्लंघन न करे और ये गाड़ियों की चेकिंग हो रही है। कोई केस तो नहीं ले जा रहा है ज़्यादा मात्रा में जिससे वो चुनाव में प्रभावित कर सके। और जैसे मादक पदार्थ हैं, कोई गांव में तो नहीं बंटवा रहा है, इन सभी को लेकर शासन द्वारा ये टीमों का गठन किया गया है। वाहन चेक किए जा रहे हैं सर, जो संदिग्ध वाहन लग रहा है कोई इसमें कुछ जा सकता है, धन ले आके मतलब कहीं कोई दुरुपयोग कर सकता है या वोटरों को प्रभावित कर सकता है, तो उस संबंध में ये चेक। मुजफ्फरनगर में एक नाबालिग के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया है। पुलिस ने पीड़ित के परिजनों की शिकायत पर मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। साथ ही आरोपी की तलाश भी पुलिस ने शुरू कर दी है। गोंडा जिले के सहरिया कला चौक चौराहे में मामूली विवाद को लेकर दो पक्षों में जमकर मारपीट हुई है। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। मारपीट में दोनों पक्षों से करीब आधा दर्जन लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस ने इस मामले में 8 लोगों को गिरफ्तार कर मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी है। जालौन में एक ज्वेलरी की दुकान में ग्राहक बनकर आई महिलाओं ने चोरी की घटना को अंजाम दिया है। ग्राहक बनकर आई 2 महिलाओं ने दुकान से करीब 1 लाख रुपए के जेवर पर हाथ साफ कर दिया। पुलिस ने पीड़ित दुकानदार की शिकायत पर मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। बच्चा बैठा था दुकान पे, 16-17 साल उम्र है उसकी। 2 महिलाएं आई, जेवर दिखाने के बहाने जो है उन लोगों ने जेवर देखा, कान के टॉप्स वगैरह, उसी में से 5 जोड़ी टॉप्स लगभग 150 लाख लगभग वो चुरा के ले गई। हालांकि उनकी तस्वीर हमारे कैमरे में आ चुकी है और पुलिस कार्रवाई कर रही है। प्रशासन से आशा करते हैं कि हमारा नुकसान की भरपाई हो, तो पकड़े जाएं। और यहाँ के पत्रकार हैं, उनसे भी हमारा अनुरोध है कि वो भी अपने स्तर से इस घटना का खुलासा करें, जिससे जनता को बहुत ही राहत होगी। कितना सामान चोरी, क्या कीमत रही होगी? कीमत 1,20,000 के लगभग का सामान चोरी हुआ है। और बीजेपी ने उत्तराखंड में नामांकन की तारीखों का ऐलान कर दिया है। सभी प्रत्याशी 22 से 27 मार्च तक नामांकन करेंगे। प्रत्याशियों के नामांकन कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी मौजूद रहेंगे। बता दें कि हरिद्वार सीट पर 23 मार्च को त्रिवेंद्र सिंह रावत ऑनलाइन नामांकन करेंगे। वहीं 22 मार्च को अल्मोड़ा में और 27 मार्च को नैनीताल में बीजेपी प्रत्याशी अपना नामांकन करेंगे। इसके अलावा 26 मार्च को गढ़वाल में और 27 मार्च को टिहरी गढ़वाल में नामांकन दाखिल किया जाएगा।
हापुड़ उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। चलिए उत्तराखंड की खबरों का रुख करेंगे। लक्सर में भाजपा विधानसभा प्रभारी राजीव शर्मा ने चुनाव कार्यालय का उद्घाटन किया है और इस मौके पर विधानसभा प्रभारी राजीव शर्मा ने कहा कि देश का नाम दुनिया में चमकाने वाले यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। देश की जनता का पूरा रुझान लोकसभा चुनाव में भाजपा की ओर है। हरिद्वार लोकसभा सीट पर 5 लाख से अधिक मतों से चुनाव जीतकर भाजपा प्रत्याशी त्रिवेंद्र रावत लोकसभा पहुंचेंगे। पहले तो मैं सभी कार्यकर्ता बंधुओं को बधाई और शुभकामनाएं देना चाहूँगा कि लोकसभा चुनाव 2024 उसका कार्यालय का श्री गणेश विधानसभा लक्सर का आज हमारे प्रभारी इस विधानसभा के भाई राजीव शर्मा जी के नेतृत्व में हुआ है। पार्टी के संगठन की तरफ से बहुत सारे कार्यक्रम चुनाव को लेकर आए हैं और उसमें चुनाव कार्यालय का जो विधानसभा स्तर सभी विधानसभाओं में होना था वो भी एक मुख्य कार्यक्रम था, वो आज हमारा संपन्न हुआ। हमारे प्रत्याशी की घोषणा भी हो चुकी है। लोगों में बहुत ही ज़्यादा उत्साह है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार शपथ लें, पिछली बार से ज़्यादा % बहुमत उनको मिले, इसके लिए क्या कार्यकर्ता के मन में उत्साह उमंग है। और पूरे देश में लोकसभा चुनाव की बयार है। ऐसे में उत्तराखंड कांग्रेस में उथल पुथल मची हुई है। लगातार कई बड़े नेता पार्टी से इस्तीफा दे रहे हैं और इसी कड़ी में टिहरे से पूर्व विधायक धन सिंह नेगी ने कांग्रेस की प्राथमिक सदस्यता से रिजाइन दे दिया है। और बता दें कि साल 2022 में बीजेपी छोड़कर नेगी ने कांग्रेस ज्वाइन की थी और अब धन सिंह नेगी ने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया है। आगामी लोकसभा चुनाव के लिए राज्य में सुरक्षा तैयारियों पर उत्तराखंड के डीजीपी अभिनव कुमार का अहम बयान सामने आया है। उनका कहना है कि सभी पुलिस अधिकारियों को आचार संहिता को सख्ती से लागू करने का निर्देश दिया गया है। साथ ही राज्य के सीमाओं पर चौकियों पर तैनाती की जा रही है और चुनाव आयोग के निर्देशों के मुताबिक सीमाओं पर अवैध शराब और नकदी की आवाजाही पर चेकिंग की जाएगी ताकि चुनाव प्रक्रिया को सुचारू बनाया जा सके। ऑलरेडी बॉर्डर पे जो चेक पॉइंट्स हैं वो पहले से डिटरमिन्ड है, तो उन सभी पे अब ड्यूटीज लग रही हैं और मेरे ख्याल से इस हफ्ते के आखिर तक जो पूरा मतलब फुल डिप्लॉयमेंट है वो हो जाएगा। और फिर हम जो अगेन जो चुनाव आयोग के निर्देशन है कि भाई अवैध शराब पे चेकिंग की जाए, कैश के मूवमेंट पे चेकिंग की जाए ताकि चुनाव की प्रक्रिया को प्रभावित कोई ना कर सके, तो उस पर हम बड़ी सख्ती से निगरानी रखेंगे। और मैं यही कहना चाहूंगा कि इसमें कहीं पे भी कोई हम गड़बड़ी नहीं होने देंगे और अगर कहीं गड़बड़ी पाई जाती है तो ना सिर्फ जो दोषी लोग हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, पर जो उस क्षेत्र में जो भी जिस भी थाना क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं तो वहां के संबंधित अधिकारियों और कर्मचारियों की भी जवाबदेही फिक्स की जाएगी। और टिहरी लोकसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी ज्योति सिंह गुनसोला के मसूरी पहुंचे और जहां पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। प्रत्याशी गुनसोला ने सबसे पहले मसूरी के शहीद स्थल पहुंचकर शहीदों को श्रद्धांजलि दी और उसके बाद चुनाव में अपनी जीत का दम भरा। मसूरी कांग्रेस भवन पर आयोजित सभा में कार्यकर्ताओं से मुलाकात की और एकजुट होकर पार्टी को जीत दिलाने के लिए तन मन धन से कार्य करने की अपील की। और प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए गुनसोला ने कहा कि देश में परिवर्तन की लहर है और इस बार देश में कांग्रेस और उसके सहयोगी दलों की सरकार बनने जा रही है। परिवर्तन के रूप में टिहरी लोकसभा से कांग्रेस की भारी मतों से विजयी होगी। उन्होंने कहा कि उनको जनता का अपार समर्थन मिल रहा है। परिवर्तन का चुनाव है और वो परिवर्तन का चुनाव ये जनता की ओर से ये बात थोड़ा दिखने लगी है, आने लगी है कि हमको पूरे देश में परिवर्तन चाहिए और पूरे देश का परिवर्तन जो है टिहरी लोकसभा की पहली सीट होगी जो परिवर्तन के नंबर में पहले आएगी और टिहरी से परिवर्तन शुरू होगा और पूरे देश के अंदर परिवर्तन होगा।
और राज्य आंदोलन के दौरान 2 अक्टूबर 1994 को चर्चित रामपुर तिहारा कांड में दोषी पीएससी के 2 सिपाहियों को आजीवन कारावास की सजा मिली और जिसके बाद राज्य आंदोलनकारियों ने न्यायालय के फैसले की सराहना की है। और राज्य आंदोलनकारी पूरन मेहरा ने बताया कि आंदोलन के समय उन्हें भी बरेली के नवाबगंज में रखा गया था। जो अधिकारी और नेता इस कांड में लिप्त थे उन्हें भी जल्द सजा मिले। जो मुजफ्फरनगर कांड के दोषियों को जो सज़ा हुई है, कोर्ट द्वारा सज़ा दी गई, उसमें हम सभी आंदोलनकारी बल्कि पूरे उत्तराखंड की जनता उसका स्वागत करते हैं। और ये कहीं ना कहीं जो आगे जो दोषी हैं उनको सज़ा दिलाने में मील का पत्थर साबित होगा कि अभी जो न्याय मिला है इसको हम आंदोलनकारी अभी न्याय की श्रेणी में नहीं रख सकते हैं, क्योंकि जो मुजफ्फरनगर का जो कांड हुआ 2 अक्टूबर 1994 1 अक्टूबर की रात को, उसमें हत्याएं हुई, हमारे आंदोलनकारी साथियों को गोलियों से भून दिया गया। उसका कोई भी मामला विचाराधीन, ना तो सीबीआई द्वारा सीबीआई की जो केस दर्ज है ना तो उसमें विचाराधीन है, न कि कोई हमारे अन्य कोर्टों में ऐसा कोई हत्या का मामला विचाराधीन है। लोकसभा चुनाव को लेकर प्रशासन ने पूरी तैयारी कर ली है। इसको लेकर टिहरी जिला निर्वाचन अधिकारी ने बैठक की और बैठक में मास्टर ट्रेनर डीपीआरओ ने व्यवहारिक तकनीकों और निर्वाचन प्रक्रिया के विशेषज्ञों की जानकारी दी। और इस दौरान निर्वाचन अधिकारी मयूर दीक्षित ने कहा कि मतदान से जुड़े सभी निर्वाचन आयोग की गाइडलाइन का पालन करेंगे। और हल्द्वानी में कालाडूंगी रोड में एक स्कूल वैन में आग लगने से हड़कंप मच गया। सूचना मिलने पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने बड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया और इस मामले में सिटी मजिस्ट्रेट ने आरटीओ को जांच के निर्देश दे दिए हैं। तो आपको बता दें कि स्कूल वैन में देखते ही देखते आग लग गई है और फायर ब्रिगेड को इसकी जानकारी दी गई। जानकारी मिलने पर मौके पर पहुंची टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। अब इस वैन में आग क्यों लगी, कैसे लगी, इसकी जानकारी जुटाने के लिए टीम का गठन किया गया है और इस पूरे मामले की जांच की जाएगी। सिटी मजिस्ट्रेट ने जांच के आदेश दिए हैं और कि इस वैन में, स्कूली वैन में आग कैसे लगी, क्या वजह रही आग लगने की। लेकिन देखते ही देखते आग ने विकराल रूप ले लिया और देखते ही देखते वैन जलकर खाक हो गई। स्कूली वैन में आग लगने से आसपास अफरा तफरी मच गई, हड़कंप मच गया, जिसकी सूचना प्रशासन को दी गई, फायर ब्रिगेड को दी गई। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड ने आग पर कड़ी मशक्कत के बाद काबू पाया। लेकिन अब इस मामले की जांच भी की जाएगी। दरअसल सिटी मजिस्ट्रेट ने जांच के आदेश दिए हैं कि स्कूली वैन में आखिरकार आग कैसे लगी, इसकी जांच की जाए। तो स्कूली वैन में देखते ही देखते भीषण आग लग गई। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए TV 27 न्यूज।